हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसा आपको पता है कि आज ऑर्गेनिक की गुरुनीति जेई का लास्ट टॉपिक है और ये गुरुनीति नंबर जो है वो है 11 नंबर। जैसा हमने आपको ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है कि टोटल आपको 34 लेक्चर केमिस्ट्री से रिगार्डिंग मिलेंगे, जिनमें से 11 लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। तो आज लास्ट लेक्चर है 11 नंबर लेक्चर और इसके टॉपिक जो हैं वो पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये वाले टॉपिक हैं। और ये तीनों ही टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है जहां से जेईई मेन और एडवांस में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली एनसीईआरटी से बिलोंग करते हुए क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मेरा इंट्रो, माई सेल्फ आरसी देवीवाल और मेरे साथ है माई सेल्फ नबीन। तो स्टार्ट करें सर। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज इज। तो देखो एपीमर क्या होता है और एनोमर क्या होता है। एपीमर का मतलब है कि आपने किसी एक कायरल सेंटर पे चेंज किया है, बाकी रिमेनिंग कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा है। तो इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए थोड़ा सा आप ये देखें कि एक सिंपल सा आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान रखना होता है बच्चे को कि CHO, ये CH2OH, OH, H, OH, H, OH, H, OH और H। दिस इज डी ग्लूकोज। हमें पता है इसके टोटल 16 आइसोमर बनते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो 4 कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक कंपाउंड है। सही बात। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ कायरल सेंटर जो है वो ये वाला कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर है, ये वाला है और ये वाला है। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो बेसिकली 3 एपीमर ध्यान रखने होते हैं। वैसे तो एपीमर देखो 2 पे चेंज करोगे, बाकी सब पे सेम रखोगे तो भी एपीमर बनेगा। 3 पे चेंज कर दो, 4 पे चेंज कर दो, 5 पे चेंज कर दो। तो अगर आपने C2 एपीमर बनाना है, इसका मतलब 2 पर चेंज करना है, तो मतलब 2 नंबर कार्बन पे चेंज करना है। तो 2 नंबर कार्बन पे चेंज करोगे तो ये CHO और ये CH2OH बाकी तो एग्जिट रहेगा। हाँ, बाकी ये OH उधर चला जाएगा और ये H उधर चला जाएगा। सही बात। अब यहाँ और डिटेल से बात करें तो ये भी देख लो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है R, S, R और R। ये कॉन्फ़िगरेशन में मैं साथ में बता रहा हूं क्योंकि इनके रिगार्डिंग भी एक आगे क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो, RS कॉन्फ़िगरेशन। और मैं तो ये कहता हूं निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखो। अगर बच्चा डी ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखता है तो L ग्लूकोज जस्ट इसका मिरर इमेज हो गया। अब जहां चेंज हो रहा है वहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होता है। तो ये मैंने बोल दिया कि 2 नंबर पे 2R, 3S, 4R और 5R, ये डी ग्लूकोज का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब मैंने 2 नंबर पे चेंज किया, बाकी मैंने एडिट रखा H, OH, OH, H और ये OH और ये H। 2 नंबर पे चेंज किया C2 एपीमर, इसको हम नाम बोलेंगे डी मेनोज। ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डी मेनोज। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन सर अगर बात करें ना तो वही सेम ही रहेगा, केवल 2 नंबर पे चेंज करना है। मतलब 2 नंबर पे वहां R था, यहाँ S हो जाएगा। सही बात। और बाकी नीचे वाला S, R, R। अब आप इसके और इसके बीच में रिलेशन देखोगे तो दीज आर पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर, क्योंकि एक फिक्स हो गया, बाकी तो अपोजिट है। भाई सीधा सा कंसेप्ट है। अगर जस्ट अपोजिट है तो एनाइंसोमर, सही बात है, सेम है तो आइडेंटिकल, उसके अलावा जो भी बचता है ना फिर वो डायस्ट्रोमर ही आता है। तो ये डी मेनोज इसका आंसर है। तो क्वेश्चन जो हमारा था C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, उसका आंसर तो डी मेनोज चला जाएगा। बट थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर 3 नंबर पे चेंज करते हो तो जो एपीमर बनता है C3 एपीमर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या बनता है, ये OH एजिट है, ये CHO एजिट है। 3 नंबर पे चेंज करना है, ये OH और ये H। अब ये OH भी इधर आ जाएगा, उसमें उधर है ये OH H और ये OH H। अब तो 3 पे चेंज करना है आपको, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा R R R R और इसका नाम है सर डी एलोज। इसका नाम है डी एलोज। अगर 4 पे चेंज करते हैं C4 एपीमर, अब 4 नंबर पे चेंज कर दो, तो 4 नंबर पे चेंज करोगे तो CHO, ये CH2OH, OH H, OH H, OH H, ये OH और ये H। देखो 4 पे चेंज कर दिया मैंने, OH इधर था, सॉरी 4 पे चेंज करना है मुझे, तो ये OH और ये H, इधर OH और इधर ये क्या आएगा, H आएगा। 4 नंबर पे चेंज करना है।
इसको हम एक फेमस नाम है इसका नाम है डी गैलेक्टोज। और ये तो लैक्टोज की मोनोमेरिक यूनिट होती है, तो इस तो पता होना भी चाहिए बच्चों को कि लैक्टोज की मोनोमेरिक यूनिट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आपको 4 नंबर पे चेंज करना है, तो आर एस एस आर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो बेसिकली मैं तो यही कहूंगा बच्चों को कि 3 एपीमर तो आप जरूर ध्यान रखें। सही बात। डीमेनोज C2 एपीमर, डीएलोज C3 एपीमर और डी गैलेक्टोज C4 एपीमर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट आंसर। फर्स्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। आपको एमिनो एसिड जैसे जेई मेन का पैटर्न रहा है पिछले 2 साल से पेपर का, तो इस तरह का क्वेश्चन तो मेरा सजेशन यही है कि आप एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पे टायरोसिन बोला है, तो बेसिक स्केलेटन क्या होता है एमिनो एसिड का, वो होता है RCH NH2 COH। दिस इज बेसिक स्केलेटन ऑफ एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड का बेसिक स्केलेटन होता है। अब R वेरी करेगा ना, तो अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे टायरोसिन बोला, तो टायरोसिन में क्या करना है, OH CH2, ये R बराबर रखना है, बाकी ये CH NH2 COH। तो ये आपको पूछा है बेसिक एमिनो एसिड। तो पहले हम इन चारों की स्ट्रक्चर पता होगी तभी कर पाएंगे, फिर एक में सीधा सा ट्रिक भी बताऊंगा आपको। बट टायरोसिन देखो सर, इसमें फिनोलिक ग्रुप है, एसिडिक हो गया ये तो। फिनोलिक ग्रुप है तो फिनोल का टेस्ट देगा, न्यूट्रल एपिसियल के साथ वोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एरोमेटिक स्केलेटन है, कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो दिस इज टायरोसिन, ये फर्स्ट टायरोसिन। फिर आपके पास सेकंड बोला मेथियोनिन, ये एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग है। सिस्टीन एंड मेथियोनिन, ये 2 ऐसे एमिनो एसिड है जिनमें सल्फर कंटेनिंग होता है। इसकी स्ट्रक्चर जो आएगी आपके पास वो आएगी CH2 CH3S CH2 CH2 CH NH2 और ये COH। तो यहां R बराबर मैंने ये रख दिया है, ये सल्फर कंटेनिंग। तो ये सल्फर का टेस्ट देगा। फिर आर्जिनिन, आर्जिनिन मोस्ट बेसिक होता है। इसका रीजन है इसमें ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो यहां इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है NHCH NH2, ठीक है। इसके बाद यहां पे NH2 CH2 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 CH NH2 और ये COH, मतलब ये वाला स्केलेटन आपने जोड़ा है, ठीक है। ये वाला स्केलेटन आपने जोड़ा है। अब आप देखो इसमें यहां पे देख, ये ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर हो गई। ये वाला जो स्केलेटन है वो ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा ही मोस्ट बेसिक। यहां से लोन पेयर अनडिलोकलाइज, और ये इससे क्या हो जाएगा, दोनों ही तरफ से ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए आर्जिनिन मोस्ट बेसिक है एमिनो एसिड्स में से। रीजन क्या है, जैसा हमने पीछे के लेक्चर में बताया आपको, एक जगह में हमने लिखा था GTS ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल होगा। फिर लास्ट में आपको बोला है ग्लूटामिन। तो ग्लूटामिन ये होता है NH2 CO CH2 CH2 CH NH2 और ये COH। तो इसमें तो एमाइड आ रहा है, इधर से तो न्यूट्रल हो गया ऑलमोस्ट एसिड बेस से, और इधर से एमाइड आया, और एमाइड एमीन से क्या होता है, लेस बेसिक होता है। तो यहां अगर हम बात करें तो मोस्ट बेसिक जो है वो आर्जिनिन है, और अगर 2 नंबर पे भी अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे आपका ये वाला आ सकता है। और वो बेसिकली बेसिसिटी पीकेबी वैल्यू भी बेस्ट होती है, ठीक है। तो आंसर जाएगा, वो जाएगा आर्जिनिन। रीजन ड्यू टू ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल बाय इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a disaccharide? ये तो आपको पता होना चाहिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन अब तक के पेपर में नहीं था। सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड है फ्रक्टोज और ग्लूकोज का, इनका डाइसैकेराइड है ये 2 इसके मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है। लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ये भी चलो ये मैं बता देता हूं, बीटा डी ग्लूकोज, जी का मतलब ग्लूकोज है, प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, इससे बनता है लैक्टोज। और जो सुक्रोज है वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, इससे बनता है।
मेनोज, मेनोज जो है वो अभी मैंने बोला था, दिस इज एग्जांपल ऑफ C2एपीमर, ये मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड। और माल्टोज जो है वो भी डाइसेकेराइड है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है, दीज आर डाइसेकेराइड, और मेनोज है मोनोसेकेराइड है, ये ग्लूकोज का एपीमर होता है। तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। व्हाट इज द इनवर्ट शुगर एंड व्हाई इज इट सो नेम्ड? इनवर्ट शुगर है कौन और इसको इनवर्ट शुगर हम कहते क्यों हैं? तो इसका हम थोड़ा सा इसका देखें तो ये सुक्रोज जो है उसको हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको हम ऐसे समझेंगे कि सुक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है, C12 है, H22O11, C12 है, H22 और O11, ये है सुक्रोज, और ये डेक्स्ट्रो रोटेट होती है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होती है ये चीजें डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको हम पॉजिटिव से भी दिखा सकते हैं, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेट। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना। अब हमें पता है ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये जो वैल्यू होती है ना ग्लूकोज की होती है वो होती है प्लस 52.4 डिग्री, और इसकी होती है माइनस 92 मतलब इसकी ज्यादा होती है, और ये होती है 92.4 डिग्री। तो देखो नेगेटिव ही हो गया। सुक्रोज का जैसे ही आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया, पहले ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो इसमें दो अमाउंट बना, ग्लूकोज भी बना और फ्रक्टोज भी बना। कुछ अमाउंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, कुछ अमाउंट लिवो रोटेटरी था, बट ज्यादा अमाउंट लिवो रोटेटरी था, तो ओवरऑल जो मिक्सर था नेट जो होगा वो लिवो रोटेटरी हो गया। तो साइन ऑफ रोटेशन चेंज हुआ, साइन ऑफ रोटेशन चेंज हुआ। डेक्सो टू ये लिवोज हो गया, डेक्सो रोटेटरी टू लिवो रोटेटरी हो गया। ड्यू टू दिस कॉल्ड इज इनवर्ट शुगर, मतलब इन्वर्जन हो गया, डेक्स्ट्रो से लिवोज हो गया, क्योंकि ओवरऑल जो है फ्रक्टोज लिवोज शुगर है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो शुगर है, सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रोज है, पर हाइड्रोलाइसिस से लिवोज वाला हमारा है वो नेट जो है वो लिवो में चेंज हो रोटेट हो रहा है। तो हमें नेट जो मिलेगा सोल्यूशन वो लिवो मिलेगा, इसलिए हमने उसको भाई इसका प्लस 52.4 इसका माइनस 52.4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा वो नेगेटिव वाला बचेगा। तो ऑप्शन को हम चेक करें, देखते हैं ऑप्शन को। पहला बोला था शुगर मिक्सर फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, फ्रक्टोज इज आइसोमराइज्ड टू ग्लूकोज, गलत है। फ्रक्टोज ग्लूकोज में नहीं जाता है, ये तो दोनों बनते हैं 50-50% बनते हैं दोनों, तो इसका मतलब तो नहीं है। सेकंड है द शुगर मिक्सर फ्रॉम हाइड्रोलाइज्ड ऑफ सुक्रोज द ऑप्टिकल रोटेशन चेंज फ्रॉम +2 माइनस, मतलब डेक्स्ट्रो टू लिवो चेंज हो गया, इसलिए हमने इसको इनवर्ट शुगर बोला है। और द शुगर मिक्सर, इनवर्ट शुगर बोलते किसको है? शुगर के मिक्सर को बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बने हैं, तो ये सही है। द शुगर मिक्सर फ्रॉम हाइड्रोलाइज्ड ऑफ स्टार्च, नहीं स्टार्च से नहीं आएगा। द शुगर मिक्सर फ्रॉम हाइड्रोलाइज्ड टू स्टार्च, ये भी नहीं आएगा। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। बिग बाकायदा एनसीईआरटी में इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। Which of the following is an addition and homopolymer? एक तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि एडिशन पॉलीमर कौन शो करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन शो करते हैं। एल्कीन है, डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन है, एल्काडाइन है, मतलब अनसैचुरेशन अगर है मोनोमेरिक यूनिट में तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करती है, अनसैचुरेशन। तो देखो नियोप्रीन, नियोप्रीन की मोनोमेरिक, अच्छा दूसरा पूछा है होमोपोलीमर, मतलब मोनोमेरिक यूनिट एक ही टाइप की होनी चाहिए। दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एक कोपॉलीमर एक होमोपोलीमर। कोपॉलीमर में मोर देन वन टाइप मोनोमेरिक यूनिट होती है, होमोपोलीमर में ओनली वन टाइप की मोनोमेरिक यूनिट होती है। ठीक है, और एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब जहां अनसैचुरेशन है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, जहां मॉलिक्यूलर वेट का लॉस नहीं होगा। तो यहां नियोप्रीन जो है वो नियोप्रीन है इसका, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन तो बहुलक हो गया ना, मतलब पॉलीमर इसका, ये मोनोमेरिक यूनिट हो गई ना, ये मोनोमेरिक यूनिट हो गई। इससे बनेगा आर्टिफिशियल रबर जिसको हम बोलते हैं। पॉलीस्टाइरीन इससे बनेगा,
स्टायरीन प्लस 1,3 ब्यूटाडाइन। नहीं, वो ब्यूटा वो होता है, ब्यूटा एस होता है। ब्यूटा एस होता है, उसकी हाँ। बात नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ। पॉलीस्टाइरीन मतलब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये PH, और ये यूनिट बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, पॉलीमराइज होगी। नायलॉन 6,6 वेल नोन है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का है, तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन NH2 और ये CH2 और ये NH और ये H OHCO और ये CH2 और ये COH। तो यहां तो स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ है, तो दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और ये मतलब होमोपॉलीमर भी नहीं, होमोपॉलीमर भी नहीं है, मोर देन वन टाइप मोनोमरिक यूनिट और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अगर कोई कंपाउंड है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही पॉलीमराइज्ड होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नायलॉन 6, तो ये मैं बोल रहा हूं, ये एग्जांपल हो गया कंडेंसेशन का, कंडेंसेशन प्लस कोपॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमर भी हो गया। ये वाला नायलॉन जो है वो होमोपॉलीमर है बट कंडेंसेशन, बट ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ है। यहां पे कैप्रोलेक्टम वाला ये वाला CONH और ये वाला ये हाइड्रोलाइज होता है तो ये पॉलीमराइज हो जाता है CO CH2 और ये NH, ये यूनिट बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है। नियोप्रीन एक ही प्रकार की मोनोमरिक यूनिट है, अनसैचुरेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा। पॉलीस्टाइरीन एक ही प्रकार की मोनोमरिक यूनिट है, एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है, वो थर्ड हो जाएगा। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ थायमीन। थायमीन की स्ट्रक्चर आपसे पूछी है तो आपको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, DNA और RNA। उनमें बेसिकली 2 टाइप के बेस पार्टिसिपेशन लेते हैं, बेसिकली नाइट्रोजनस बेस। हाँ, 2 टाइप के बेस होते हैं। 2 टाइप के बेस कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में बेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन एंड pyrimidines। इसमें आता है आपका गुआनिन और एडिनिन। प्यूरिन में 2 प्रकार के आते हैं, गुआनिन और एडिनिन। और एक होता है pyrimidine, ठीक है। इसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन, ये 3 इसमें आते हैं, साइटोसिन। और आपको पता है डीएनए में जो होता है वो होता है AGTC, एडेनिन गुआनिन थायमीन साइटोसिन। और आरएनए में चेंज हो जाता है AGUC, थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। और आपको यहां से स्ट्रक्चर पूछी है, वो पूछी है थायमीन की। ध्यान दें एनसीईआरटी में इनकी स्ट्रक्चर दी हुई है तो पता होनी भी चाहिए। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर बनाने का एक सीधा सा कंसेप्ट है, मैं तीनों की स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप कंपैरिजन कर लें और मैं कैसे बना रहा हूं वो भी आप चेक कर लें। यहां तीनों में NH लगाएं, यहां नाइट्रोजन लगाएं, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड O लगाएं, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, अब तक सब कॉमन चल रहा था, ठीक है। इसके बाद इसमें C डबल बॉन्ड, इसमें C डबल बॉन्ड O लगेगा, इसमें C डबल बॉन्ड O लगेगा और यहाँ पे NH2 लगेगा। तो यहां तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड में लगा नहीं सकता NH और ये NH, और यहां CH3 लगा दोगे तो बन जाएगा आपका थायमीन। तो थायमीन की स्ट्रक्चर जो है वो थर्ड वाली है। स्ट्रक्चर को आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, मैंने भी डायरेक्ट आपको बना के बताई है। नेक्स्ट, ये ऐसे क्वेश्चन का भी आजकल चलन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी डाले हैं कि the pK value of aspartic acid in naturally occurring amino acid are shown to the right, choose from below the structure of the major species present is pH 7.2। मतलब आपको एस्पार्टिक एसिड की ये स्ट्रक्चर दी है, ठीक है। और इस पे ये बोला है कि 7.2 पे कौन सी स्पीसीज होगी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, पहले हम एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इधर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है COOH और इधर दिया हुआ है CH2 CH NH3 पॉजिटिव COOH
इसका पीके दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9.82, इसका पीके दिया हुआ है 2.10, इसका पीके दिया हुआ है 3.86। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। और पीएच जो है 7.2 है, वो भी पीएच, हाँ, इस पे आपको इस पीएच पे रिएक्शन बतानी है 7.2 पे। तो इस पीएच पे कौन सा H+ डोनेट करेगा, कौन सा कर सकता है? ये वाला कर सकता है सर, और ये वाला कर सकता है, क्योंकि इस पीएच पे ये दोनों एसिडिक हो गए, तो H यहां से भी जा सकती है और यहां से भी जा सकती है, ये वाला नहीं देगा यहाँ पे। तो यहां से क्या करेगा, यहां से H जाएगी और यहां से H जाएगी, तो दोनों जगह नेगेटिव चार्ज आएगा, तो स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी ना, वो ये वाली आने वाली है, CO CH2CH NH3+ और ये CO-, ये वाली स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ऐसा ऑप्शन अगर चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? वापस से देख लें, डायरेक्ट ही हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा कि इस पीएच पे एसिड की तरफ बिहेव कौन करेगा, ये वाला और ये वाला जिनकी पीके वैल्यू कम है, सही बात, वो अपनी H+ डोनेट कर देंगे, ये तो डोनेट करेगा नहीं भाई। Ka जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Pka। जिसका Pka कम है उसका Ka ज्यादा है, और जिसका Ka ज्यादा होता है उसका एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं? बस उसी से आप बना सकते हो। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग एनालिसिक सेलेक्ट द ओड वन। ये आपको कुछ एनालिसिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से आपको ओड वन क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ओड वन है। ऑड वन मतलब कि जैसे मान लीजिए 3 का नेचर सेम है, एक कोई गड़बड़ है, मतलब अलग नेचर का है, या कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है, अलग है, ये होता है ऑड वन आउट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो कोडीन है और ये मॉर्फिन है और ये हीरोइन है, ये एडिक्टिव होते हैं, नार्कोटिक ड्रग में आते हैं। हाँ, नार्कोटिक ड्रग में आते हैं और एडिक्टिव होते हैं। एस्प्रिन नॉन नार्कोटिक ड्रग है और ये नॉन एडिक्टिव है। एस्प्रिन तो खूब बनाया है सर हम लोगों ने, हाँ, एंटीपायरेटिक है, बनाया भी था। तो यहाँ पे ये तीनों है ना, अच्छा, ये है चारों एनालिसिक है, बट ऑड वन आउट पूछा है, ऑड वन पूछा है ना, तो इनमें मतलब क्या कह सकते हैं, ये तीनों जो है ना वो तो है एडिक्टिव या नार्कोटिक ड्रग कह सकते हैं आप, या इनको नार्कोटिक ड्रग्स भी कह सकते हैं, और ये नॉन एडिक्टिव है, नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव, ये सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, या नॉन नार्कोटिक्स इसको बोल सकते हैं, उसका एडिक्शन नहीं होता है, इनका एडिक्शन हो जाता है। सही बात, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड। नेक्स्ट, ड्रग विच डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइड बट बाइंड टू द डिफरेंट साइड, दिस इज डिफरेंट साइड इज कॉल्ड। ये आप सब एनसीईआरटी में जाओगे, केमिस्ट्री लाइफ में हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे ये जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम की, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइड। तो जब हम ड्रग्स डालते हैं इसमें, तो ड्रग्स इस एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं होती है, ये इसके नीचे की साइड बाइंड हो जाती है, जिससे इस एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाती है। सही बात, ठीक है, तो ये शेप कुछ ऐसी हो जाती है और यहां पे ये जुड़ जाता है, जो ड्रग्स है ये यहां पे जुड़ जाता है, और इस जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलोस्ट्रिक साइट। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज से क्वेश्चन है, इसको एलोस्ट्रिक साइट बोलते हैं। नेक्स्ट, द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर। एक पॉलीमर बना के दिया हुआ आपको, इसका मोनोमर क्या है, तो फर्स्ट को देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये CH3, कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई होगी, तो H+ कार्बोकेटायन ये गया, इधर गया, ठीक है, तो इधर बन गया CH2 और ये H, CH3 और ये CH3 पॉजिटिव, एक ये बन गया। उसके बाद वापस ये पॉलीमराइज होगा, तो CH3 और ये डबल बॉन्ड और ये CH2, उसी तरह से बना लेंगे, तो ये वापस इस पे अटैक होगा और ये यहां से यहां, तो कार्बोकेटायन यहां बन जाएगा, फर्स्ट ही बन रहा है क्या? तो यहां से हम देखें तो ये CH2 और ये H आगे पॉलीमराइज हो ही रहा है, ये इधर से ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH3 और ये CH3 और ये पॉजिटिव। अब ये आगे जाएगा उसी तरह, आगे इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, तो फर्स्ट से बन रहा है आइसोल्यूटिन, जिसका नाम है, इसी से बन रहा है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट,
ग्लिप्टल इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, ये देखो मोनोमेरिक यूनिट आपको याद होनी चाहिए, डेक्रोन है, ग्लिप्टोल है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, दीज आर एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ग्लिप्टल इसका मोनोमेरिक यूनिट, ये मोनोमेरिक यूनिट होता है, ये थैलिक एसिड ऑर्थो पोजीशन 1,2 पे, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। और इथाइलिन ग्लाइकोल ये OH और ये OH, तो यहां से ये H2 बाहर होगा, आगे जब पॉलीमराइजेशन होगा तो इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, तो ये यूनिट बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, एस्टर लिंकेज जनरेट हुआ है और ये वाला आपके पास बन गया, दिस इज ग्लिप्टल, ये वाला ग्लिप्टल हो गया। तो यही पूछा है कि ये किसका पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल तो ये हो गया जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, 1-2% पे 2 OH लगे होने चाहिए, साथ में क्या है थैलिक एसिड, ये वाला, तो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। ये देखो सर, ये तो वही द कॉन्फिगरेशन ऑफ C2 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज इज, C2 एपिमर मतलब मेनोज का बताना है सीधा, और अभी मैंने डी ग्लूकोज का बोला था 2RSRR 2 3 4 और 5, ये कॉन्फिगरेशन बोला था, 2 नंबर पे R 3 पे S। अब C2 एपिमर मतलब 2 पे चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा, तो 2S 3S 4R और 5R, तो SSRR आएगा 2S 3S 2S3S, ये सेकंड आंसर, सेकंड इज करेक्ट आंसर। इसके रिगार्डिंग पूरा कंसेप्ट हमने आपको शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन में हम आपको दे चुके हैं, तो मेरे हिसाब से दोबारा बात करनी की जरूरत नहीं है। ये वापस है, द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन इज गिवन बिलो, लाइसिन की ये स्ट्रक्चर आपको दी हुई है और ये बोला हुआ है इसका पीके एंड पीके2 पीके3, इसके 3 पीके दिए हुए हैं, एक 1 ये 2 3, अब मुझे नहीं पता 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, ये इसमें नहीं पता, बट एक की बोला हुआ है 2.18 8.95 10.53, व्हाट इज द पीएच एट आइसोलेटर पॉइंट, मतलब आइसोलेटर पॉइंट की पीएच क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये देखना पड़ता है सर, इसमें एसिडिक अमीनो एसिड है कि बेसिक अमीनो एसिड है। हाँ, अगर एसिडिक अमीनो एसिड होता है तो 2 लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो जाता है, और बेसिक अमीनो एसिड है तो 2 हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो जाता है। और इसके लिए एक सीधा सा कंसेप्ट और भी है सर, चाहे कितने ही पीके दे दो, कितने अगर हाँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो जो 2 क्लोजेस्ट वैल्यू है ना, उनका एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, जो 2 क्लोजेस्ट वैल्यू है उनका एवरेज निकाल लो, तो ये दोनों क्लोजेस्ट है, तो ये pKa2 प्लस pKa3 जैसा ऊपर दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको निकालना है तो 2 क्लोजेस्ट वैल्यू का एवरेज उस एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज, कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, ऐसे भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, सही। तो यहाँ पे pKa2 एंड pKa3 इनका एवरेज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा 3। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिएस्टर पॉलीमर, पॉलिएस्टर पॉलीमर मतलब इनमें ये वाला लिंकेज होना चाहिए, एस्टर लिंकेज होना चाहिए, उनको पॉलिएस्टर बोलते हैं। बेकेलाइट नहीं जी, बेकेलाइट में एस्टर लिंकेज नहीं होता है, इट इज फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। डेक्रोन, डेफिनेटली डेक्रोन होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथेलिक एसिड होता है सर, हाँ, फिर टरथेलिक एसिड, ये COH और ये COH, और यहां से H2 बाहर निकाल दो, मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बनेगा, सही बात। तो ये है ग्लिप्टल को अभी हमने किया था, ये तो नहीं है, ग्लिप्टल को अभी हमने किया था थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, तो वहां भी एस्टर लिंकेज आया था, तो ये भी है। नायलॉन 5 नहीं है, एमाइड लिंकेज, हां नायलॉन में तो वैसे एमाइड लिंकेज है, इसमें एमाइड लिंकेज होता है, ठीक है। और बेकेलाइट में ये फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड है, तो आंसर जो जाएगा बी और सी जाएगा, मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। ये देखो प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन फ्रॉम हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, तो इसकी बार-बार चर्चा कर चुके हैं। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा 100%, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। और 2 डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट है, तो ये कोपॉलीमराइजेशन भी होगा, मोर देन 1 क्वेश्चन है, तो आंसर इसका थर्ड और फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट
द करेक्ट स्टेट ऑफ ग्लाइसिन एट पीएच आर, अच्छा ठीक है, यहाँ पीएच दिया हुआ है, यहाँ पे पीएच अलग दिया हुआ से है, कौन सी दिया पीएच पे कौन सी करेक्ट स्ट्रक्चर हुआ है। तो पहले तो ग्लाइसिन ग्लाइसिन, ये हाँ। होता है NH2CHH और ये COH। इसकी एक खासियत होती है, इट इज ओनली और ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है, न्यूट्रल है, एक NH2HCOH है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये ज्यूट्राइन फॉर्म में, ज्यूटाराइन फॉर्म बना देते हैं तो उसका। ये NH3 पॉजिटिव और ये CH2 और ये CO माइनस इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। अब बोला है कि pH 2 पे, तो pH 2 का मतलब बेसिक हो गया, pH 2 का मतलब एसिडिक हो गया। हाँ pH 2 का मतलब एसिडिक हो गया, तो ये सॉल्यूशन से H+ एक्सेप्ट कर लेगा सर, ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ यस, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये pH 2 पे अगर सॉल्यूशन की pH 2.0 है, एसिडिक है इसका मतलब, हाँ तो एसिडिक है तो वो H+ डोनेट करेगा और ये H+ क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें H हो जाएगा, तो ये सही है, सही है भाई, तो भाई इस पे H+ डालोगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि pH 2 पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, एसिडिक, और ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। हाँ ये यस, उसमें ये बेस। अब pH 6.0, हाँ तो ये तो टेंडिंग मतलब बहुत वीक एसिडिक है, वीक एसिडिक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है इतना, तो pH 9 पे ये तो बेस हो गया, वैसे बेसिक हो गया, माइल्डली बेस है वैसे तो नहीं, काफी pH 9 पे कैपेबल है ये। अब ये अगर ये बेसिक हो गया तो ये अपनी H+ डोनेट कर देगा, तो खींच लेगा वो, हाँ भाई खींच लेगा, मतलब ये H+ दे देगा तो NH2 pH 9 पे ये H+ डोनेट कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2CH2CO माइनस में, तो ये भी सही है। pH 12 ये भी हाईली बेसिक हो गया, सही बात है, ये भी यहां से हाईली बेसिक हो गया। यहाँ दिक्कत है सर, यहाँ पे NH3 और COH, ये H नहीं आएगा, नहीं ये नहीं गलत है, ये गलत है, तो केवल फर्स्ट और थर्ड सही है और बाकी सब क्या है, गलत है। अच्छा इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है, जैसे क्यों सर इस वाले में, सेकंड वाले में मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। नहीं, इसमें एक चीज होगी ना भाई, 6.0 है तो pH तो एसिडिक ही है। एक मिनट, इसमें ये है कि इसी फॉर्म, हाँ एसिडिक है, तो आपने पूछा कि सही स्ट्रक्चर पूछा है, तो सही तो नहीं है, तो सही नहीं, इस pH पे स्ट्रक्चर तो यही रहेगी सर। अच्छा बहुत ज्यादा माइल्ड है, हाँ, इसलिए इसी फॉर्म में रहेगी, स्ट्रक्चर तो यही रहेगी ना, चेंज नहीं आएगा, मतलब ना तो ये H+ देगा, हाँ, ना H+ लेगा, तो ये ज्यूट्राइन फॉर्म में रहेगा ना। और 6 में बता दो ना, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ग्लाइसिन का। अच्छा हाँ, ग्लाइसिन का 6 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, मतलब इस pH पे ये ना तो H+ डोनेट करता है, ना H+ एक्सेप्ट करता है, तो ये इस ज्यूट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये असल बात है, हाँ, कि ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का pH ही 6 होता है, मतलब ये ज्यूटर इसी pH पर ये इस हाई कंसंट्रेशन में होगा सर ना। हाँ, तो इसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि H ले लेगा, H नहीं लेगा, वो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट तो करेगा, ये गिवन स्ट्रक्चर। आपको ये पूछा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एट गिवन pH, तो इसमें सॉल्यूशन एसिडिक हुआ, ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा। सुन लेना, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ना तो H+ एक्सेप्ट करेगा ना देगा, तो ज्यूट्राइन फॉर्म की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगी, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस pH पे ये हाईली बेसिक हो गया, सॉल्यूशन बेसिक हो गया, तो ये अपनी H+ उसको डोनेट कर देगा, यहां से जैसे मैंने यहां बताया। और ये वाला इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पे तो ये H लिए आए कहां से, सॉल्यूशन तो बेसिक है, इसको H कहां से मिली। अब सुन लो भाई, एक बात और बता दो, अगर मान लो इसका pH 5 होता, लेकिन आपको एग्जाम में दे दिया कि ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5 है, तो ऐसा नहीं कि वो H ले लेगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वही होता है जिसमें वो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में मैक्सिमम कंसंट्रेशन में एग्जिस्ट करते हैं, तब भी वो इसी फॉर्म में होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि pH 5 है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ही 5 है, तो वो उसी फॉर्म में रहेगा। यस सर। नेक्स्ट, Which of the following statements are incorrect about penicillin? ये वापस केमिस्ट्री न्यूट्रल लाइफ सिक्यूशन है, एनसीईआरटी पे जरूर पढ़ें। एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एमिपेसिलियम इज इट्स सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, इट हैज बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट और इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सर आई थिंक ये किलिंग इफेक्ट नहीं रखता है, पूरा एनसीईआरटी में है एकदम, ये इसका मतलब होता है किलिंग इफेक्ट, और ये किलिंग इफेक्ट नहीं रखता है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं,
बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है कि वो सप्रेस करता है, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है किलिंग। तो ये इसका मतलब किलिंग है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग। नहीं, ये दो तरह का होता है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। अगर बैक्टीरियोसाइडल है तब तो मार देगा, और बैक्टीरियोस्टैटिक है तो क्या होगा, वो जस्ट उसके प्रभाव को कम कर देता है, सप्रेस करता है। तो ये किलिंग, ये तो गलत हो गया ना, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना। नहीं। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इसके लिए सही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट है, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट तो है, वो तो इफेक्ट है, ये किलिंग नहीं करता है। किलिंग नहीं करता है, मतलब ये है तो देखो यार फैक्चुअली, अब आप याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई मैकेनिज्म तो नहीं समझा दिया जाए इसको, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन कौन है, तो इसके लिए एक लाइन बोल देते हैं अपन, सीधा सा कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूज नहीं है इसमें। ऑल रिड्यूसिंग शुगर हैव म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन का मतलब समय के साथ उनके जो रोटेशन में चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम पर, हाँ स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आएगा। द ऑल रिड्यूसिंग शुगर हैव म्यूटा रोटेशन, जो भी रिड्यूसिंग शुगर है ना, अब चाहे मोनोसैकेराइड हो चाहे डाइसैकेराइड, कोई सा भी हो, पॉलीसैकेराइड तो एक भी पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग है नहीं। और रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, रिड्यूसिंग शुगर जो है वो मैं बता देता हूं आपको, ऑल मोनोसैकेराइड, इवन कंसीडर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी है, सही बात है, अल्फा हाइड्रोक्सी। और इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के को रिड्यूस करते हो उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड, और सुक्रोज नहीं है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी में ये स्केलेटन प्रेजेंट है, सही बात है, ये वाला स्केलेटन प्रेजेंट है, तो आप क्या करो, इसको तोड़ो, और यहां तोड़ने के बाद अगर आपको यहां एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होता नजर आता है, तो उसको रिड्यूसिंग शुगर कंसीडर करना है। तो यहां क्वेश्चन पे आते हैं अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, ग्लूकोज तो करेगा, फ्रक्टोज भी करेगा, माल्टोज भी करेगा, गैलेक्टोज भी करेगा, क्योंकि गैलेक्टोज तो मोनोसैकेराइड ही है ना, C4AP सारे मोनोसैकेराइड हो गए, और वो तो डाइसैकेराइड है, माल्टोज लैक्टोज वाला, वो तो करता है, और वो भी करता है। नेक्स्ट, ये देखो, ये क्वेश्चन उसी स्टेटमेंट पे है, वापस उसी पे है, उसी क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमने क्वेश्चन डाला है, व्हिच आर करेक्ट स्टेटमेंट, X इज रिड्यूसिंग शुगर बट Y इज नॉट। रिड्यूसिंग के लिए मैंने बोला था इस स्केलेटन को चेक करना था, ठीक है, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो यहां एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट है, तो ये इतना स्टेटमेंट तो सही है। Y इज नॉट, तो Y तो देखो Y में ना, यहाँ पे कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा, हेमी एसिटेल ग्रुप नजर आ रहा है क्या, हेमी एसिटेल ग्रुप नजर नहीं आ रहा, और वैसे भी मैं बोलूं ना तो ये सुक्रोज है, ये तो अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये बीटा डी फ्रक्टोज है, और ये बीटा डी फ्रक्टोज है, और यहाँ ये 1 है, ये 1 और ये 2 है, तो ये जो लिंकेज है ना, ये C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1C2, और इसमें बात करें ना 1 2 3 4 और ये 1, यहाँ C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो Y, ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इन X इज प्रेजेंट बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सही है, बट नॉट इन Y, ये भी सही है, Y में नहीं है, Y में कौन सा आया है, 1,2 आया है, सही बात है। फिर बोथ है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब है नहीं है, और बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नहीं, फर्स्ट तो रिड्यूसिंग है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन, ये इजी सा क्वेश्चन है जी सर। इस वाले में देखो बच्चे, जैसे HiO4 आपको डाल दिया ना, तो आपको क्या करना है, वैसे तो आप कहीं से भी ब्रेक कर लो, बट बेस्ट होता है कि आप इस साइड से ब्रेक करो, क्योंकि इसमें बनता क्या है ना, कि जैसे इसमें क्या बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। तो जैसे आप एक सिंपल सा कंसेप्ट आप होता है कि OH को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो किसमें चेंज हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में, और C डबल बॉन्ड O को ऑक्सीडाइज करें तो किसमें चला जाता है, COH में। बाई चांस वैसे तो नहीं होता, बट बीच में अगर COH बन गया ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो किसमें चला जाता है, CO2 में चला जाता है। अब आप क्या करो, एक एक करके ब्रेक करो, जैसे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, तो ये तो चला गया किसमें, C डबल बॉन्ड O में, पीरियोडिक करना है, और ये भी किसमें चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O में। तो इसका तो क्या बन गया, फॉर्मल
डिहाइड एक कार्बन का। जैसे यहाँ करके दे रखा है इन्होंने। हाँ अच्छा, बट हमें तो ये पूछा है कि Okay. नंबर ऑफ मोल X + Y HiO4, तो यहाँ से टूटेगा तो 1 मोल, हाँ यहाँ से टूटेगा 1 मोल, यहाँ से टूटेगा 1 मोल, यहाँ से टूटेगा 1 मोल, तो मतलब 4 मोल इसमें कंज्यूम हो सही जाएगा। बात है। ऐसे इसमें 1, ये 2 और ये 3, अब ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। डाइओल होना चाहिए या फिर C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, सही बात। ये वाले स्केलेटन टूटते हैं, या COH CHO होना चाहिए, ये वाले स्केलेटन टूटते हैं। तो यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, तो इसमें केवल कितने आए 3 और उसमें कितने आए 4, तो मतलब अपने पास आए हैं 7 HiO4 पेरियोडिक एसिड कंज्यूम्ड होंगे। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड थे, एंड पॉलीमर बायोमोलिक्यूलर केमिस्ट्री एंड लाइफ, और हमने 11 लेक्चर आपको ऑर्गेनिक के दिए हैं, और बेसिकली हमने ज्यादा फोकस किया है एडवांस लेवल पे। सही बात। बाकी कुछ जगह हमने मेन के लेवल के भी रखे हैं, और जहां जिस पैटर्न के हम क्वेश्चन दे रहे हैं उस वो पैटर्न इस टाइप का है जैसा हमने ऑब्जर्व किया पिछले 4-5 सालों में, जिस लेवल का पेपर आ रहा है उसी पैटर्न में पे भी आप देखोगे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अब जब से ये कर दिया है, एनटीए ने जब से एग्जाम कंडक्ट करवाया है, अच्छे लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी फुलफिल करना ही है, करनी है, वो तो 100% फॉलो करनी है। उसके अलावा आप इन लेक्चर्स को देखें, आपको कहीं कमी लगे या आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बाकायदा कमेंट में लिखें, हम आपको कमेंट के द्वारा भी उसको पूरा एक्सप्लेन करके, पिक्चर के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और आगे अभी आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन चीजें और मिलने वाली है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है, फिजिकल केमिस्ट्री आने वाली है, तो कंटिन्यू देखना स्टार्ट रखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए। ठीक है, धन्यवाद।